दोस्तों, निमिषा प्रिया का मामला अब पूरी तरह से सुर्खियों में फिर से आ चुका है। दरअसल निमिषा प्रिया को केरल की रहने वाली होती है और यमन में जो नौकरी के दौरान किसी कारणवश एक ऐसी मौत हो जाती है किसी की, जिसकी वजह से फांसी की सज़ा यानी सजाए मौत हो जाती है। और सजाए मौत की जो फाइल होती है वो प्रेसिडेंट यमन के पास पहुंचती है। जो यमन के राष्ट्रपति हैं उनके पास भी उसकी अपील पहुंचती है, फाइल पहुंचती है, ताकि वो माफ़ी दे दे या उसकी सज़ा को कम कर दे। लेकिन जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं उन्होंने उसकी ना सज़ा कम की और ना माफ़ी दी। सज़ा को बरकरार रखते हुए उसको सजाए मौत की हुक्म सुना दिया गया है। दोस्तों, उसकी सज़ा बरकरार है और उसकी तारीख मुकर्रर कर दी गई है। 16 जुलाई 2025 को निमिषा प्रिया को कंबल में लपेट करके गोलियों से भून दिया जाएगा। वहाँ का जो शरिया कानून है वो यही है कि मौत के बदले मौत की सज़ा सुना दी जाती है। और इतनी खतरनाक मौत, इतनी खतरनाक सज़ा होती है। बहुत ही दुखद घटना है, बहुत ही गंभीर कहानी है इस निमिषा प्रिया की। आखिर निमिषा प्रिया के साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, आखिर निमिषा प्रिया बच पाएगी या नहीं बच पाएगी, इसके बीच में अभी जो 4-5 दिन का फासला है, कौन कौन से समझौते हो सकते हैं, और अगर समझौता नहीं होता है तो आखिर इसके साथ सजाए मौत की सज़ा झेलनी पड़ सकती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कौशल किशोर पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप और आपकी फैमिली बहुत ही अच्छे होंगे, ठीक होंगे। दोस्तों, निमिषा प्रिया केरल की रहने वाली है और केरल से वो नर्सिंग का कोर्स करती है। नर्सिंग की पढ़ाई करने के बाद में कुछ समय तक केरल में नौकरी करती है। काफ़ी समय केरल में नौकरी करने के बाद में निमिषा प्रिया ने सोचा कि यहाँ कम पैसा मिलता है, कम सैलरी है। उसके कई साथी जानने वाले यमन देश में रहते थे, तो उन्होंने उससे कहा कि अगर यहाँ से यमन चलो तो हम वहाँ पर जाने के लिए आपके लिए प्रबंध करवा देंगे, वीज़ा, पासपोर्ट, सारी चीज़ें तैयार करवा देंगे। और वहाँ पर जा कर के वहाँ जो सैलरी मिलेगी, जो पैसा मिलेगा, वो बहुत अच्छा मिलेगा आपको। निमिषा प्रिया को वो सुझाव सूझा और निमिषा प्रिया यमन चली जाती हैं। यमन में काफ़ी दिन 2008 में निमिषा प्रिया यमन जाती हैं, यमन में नौकरी करती हैं। यमन की राजधानी सना में हॉस्पिटल होता है और हॉस्पिटल में नौकरी कर रही होती हैं। नौकरी के दौरान ही एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होती है जिसका नाम तलाल अबुल मेहंदी है। तलाल अबुल मेहंदी जो होता है वो उस हॉस्पिटल को परमानेंट आया जाया करता था। तो निमिषा प्रिया का उसके साथ कुछ तालमेल हो जाता है, एक दूसरे को अच्छे से जान गए थे, पहचान गए थे। इसलिए जो वो लड़का होता है वो निमिषा प्रिया से कहता है कि आप इंडिया की रहने वाली हैं, मैं भी इंडिया घूमना चाहता हूँ, अगर आप मुझे इंडिया घुमा दें तो बहुत अच्छा होगा। जब कभी आप इंडिया वापस जाएंगी तब मुझे बताएंगे, मैं इंडिया घूमने के लिए चलूँगा। यमन से कुछ समय के बाद में केरल की जो निमिषा प्रिया होती हैं वो केरल को आती हैं और वो लड़का जो होता है वो भी साथ में, जिसका नाम तलाल अबुल मेहंदी होता है, वो भी प्रिया के साथ केरल घूमने आता है। कम से कम 1 महीने घूमता है। इसी बीच में उसकी एक लड़की हुई होती है निमिषा प्रिया की, जिसका नामकरण होना था और नामकरण होने के बाद में कम से कम 1 महीने के बाद वापस चले जाते हैं। अबुल जो तलाल अबुल मेहंदी है और निमिषा प्रिया है, इसकी नज़दीकियां बढ़ जाती हैं, एक दूसरे को अच्छी तरह से जान जाते हैं। निमिषा प्रिया ने कहा कि मैं भी आपसे एक मदद चाहती हूँ। तो मेहंदी ने कहा कि बताओ कौन सी मदद चाहिए। तो प्रिया कहती है कि मुझे यहाँ पर जो नौकरी है वो नौकरी के दौरान इस सर जहाँ या यमन का जो कानून है उसके हिसाब से विदेश का आदमी या बाहर का आदमी वो आकर के नौकरी तो कर सकता है, लेकिन यहाँ पर वो व्यक्ति अपना कोई धंधा बिजनेस नहीं कर सकता है। इसलिए मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी, अगर आप मदद करें तो मैं आपके साथ यहाँ पर मिल करके मैं अपना खुद का क्लिनिक चलाना चाहती हूँ। जो मेहंदी होता है वो कहता है कि ठीक है, मैं आपके लिए इसकी व्यवस्था करवा दूंगा और यहाँ पर नौकरी छोड़ करके आप अपना क्लिनिक चला सकती हैं, इसमें मैं भारी मदद करूंगी आपकी। वो जो मेहंदी होता है उसने काम शुरू कर दिया। कम से कम सालों साल काम चला और 1 साल काम करने के बाद में, उसने मेहनत करने के बाद में सारे कागज बनवा करके तैयार किए। लेकिन उस कागज बनवाने की प्रक्रिया में निमिषा प्रिया का पासपोर्ट और वीज़ा भी ले लेता है।
और कहता है इन सब कागज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। निमिषा प्रिया बहुत ही भरोसे के साथ उसे अपना पासपोर्ट, वीज़ा सारी चीज़ें दे देती है और ये कागज़ बनवाना शुरू कर देता है। जब कागज़ बनवाने लगता है तो कागज़ बनवाने में कम से कम 6 महीने से ऊपर लग जाते हैं और आखिर कागज़ बनवा ही लेता है वो। कागज़ बनवाने के बाद उसका क्लिनिक शुरू हो जाता है। दरअसल 17 अप्रैल 2015 को इसका क्लिनिक शुरू हो जाता है। वहाँ क्लिनिक में एक डॉक्टर, एक नर्स और कुछ वार्ड बॉय, ऐसी जो छोटा सा हॉस्पिटल टाइप का उसने बनाया था, उसमें अच्छी व्यवस्था और अच्छी फैसिलिटी दे रखी थी इसने। बहुत बढ़िया काम चल रहा था, साल 2 साल काम बहुत अच्छी तरह से चलता है। लेकिन कुछ समय के बाद में ये पता लगता है कि जो मेहंदी है वो इससे आधी रकम मांगने लगता है, यहाँ तक कि उससे अपना हिस्सा मांगता है। तो निमिषा प्रिया कहती है कि हिस्से की तो कोई बात नहीं हुई थी, मैंने आपकी मदद मांगी थी और आपने हिस्सा मांगना शुरू कर दिया। ये कैसा है, आपका मदद है या आपने किसी प्रकार की इसमें हिस्सेदारी का कोई भी कागजात कार्रवाई की है क्या? क्या मतलब आपका मामला है जो आप हिस्सा मांग रहे हैं? जो वो लड़का होता है मेहंदी, उसने कहा कि मैंने जो कागज बनवाए हैं उसमें 33% की हिस्सेदारी हमारी है। निमिषा प्रिया को उस दिन बहुत खराब लगता है, बहुत बुरा लगता है कि मैंने आपसे मदद मांगी थी और आपने जो कागज बनवाए हैं, जो कुछ भी है, वो बहुत गलत किया है आपने। वो लड़की जब इस मेहंदी से परेशान हो जाती है, तबाह हो जाती है, तब वो आखिरकार पुलिस स्टेशन पर जाती है और वहाँ पर इस लड़के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद में पता ये लगता है कि जो कागज बनवाया था तलाल अब्दुल मेहंदी ने, वो कागज भी सारे फर्जी थे। ये सारे कागज फर्जी थे और उसके दौरान उसने 33% की जो हिस्सेदारी थी वो भी फर्जी कागज पर ही लिखी थी। लेकिन ब्लैकमेलिंग के दौरान वो लड़की को परेशान कर रहा था। लड़की ने एफआईआर लिखवाते हुए यमन में बताया कि ये लड़का मुझसे हिस्सेदारी मांगता है, इसके बावजूद ये मुझे अपने दोस्तों के साथ या किसी प्रकार से मेरे घर आता है क्लिनिक में या जोर ज़बरदस्ती करता है, मेरी इज्जत के साथ खेलना चाहता है। बहुत ही मुझे ये तबाह और परेशान कर रखा है। मैं या तो अपने देश लौट जाना चाहती हूँ या तो फिर मुझे इस लड़के से काफ़ी दूर सुरक्षित रखा जाए। वहाँ की जो पुलिस होती है उसे आश्वासन देती है कि ये अगली बार से कोई ऐसा काम नहीं करेगा। लेकिन जब पूरी पुलिस वहाँ पर छानबीन करती है तो पता लगता है कि दोनों उस फर्जी कागजों में फंस जाते हैं और दोनों को जेल हो जाती है। जब दोनों को जेल हो जाती है और वो लड़की जो होती है उसे खैर कुछ 6 महीने के बाद में जल्दी से छूट जाती है और वो लड़का जो होता है वो जेल में ही रहता है। जब ऐसा होता है तो काफ़ी दिन के बाद वो लड़की फिर से उस लड़के के पास जेल में हालचाल पूछने के लिए जाया करती है और उससे एक ही रिक्वेस्ट करती है कि मेरा पासपोर्ट और वीज़ा वापस कर दीजिए। लेकिन वो लड़का पासपोर्ट और वीज़ा देने पर तैयार नहीं था। उससे हमेशा झूठ बोलता था कि मेरे पास नहीं है या गायब हो गया है या कुछ भी बताता था और कहता था मेरे पास नहीं है। लड़की बहुत ही परेशान थी। अब लड़की वहाँ से वापस आना चाहती थी, निमिषा प्रिया, लेकिन वो वापस नहीं आ पा रही थी। हद तो तब हो जाती है जब ये लड़का छूट करके जेल से उसके बाद में जब वापस जाता है घर, तब निमिषा प्रिया को बार बार टार्चर करता है, बहुत परेशान करता है। इसके घर आता है, इस पर दबाव बनाता है, इसके साथ ज़बरदस्ती करता है, इसकी इज्जत के साथ खेलना शुरू करता है। लेकिन लड़की अपना बचाव बहुत ही मुश्किल से कर पा रही थी। लेकिन जब ये सारी हद पार हो जाती है और ये नहीं देता है इसका वीज़ा और पासपोर्ट, तब लड़की की एक सहेली होती है निमिषा प्रिया की, हनन, जो जिससे ये बात करती है और कहती है कि ये लड़का हमें नहीं दे रहा है, जो हमारे वीज़ा और पासपोर्ट हैं इसके घर में रखे हुए हैं। तो ये लड़की आपस में एक राय मशवरा करती हैं। राय मशवरा करने के बाद ये हल ये निकालती हैं कि जो तलाल मेहंदी है ये यहाँ पर आया जाया करता है और उससे ये शराब के नशे में ज़्यादा आता है, ये नशा भी करता है शराब का, बहुत ज़्यादा शराब का नशा करने की वजह से ये यहाँ क्लिनिक पे आकर के गिर जाता था। तो लड़कियों ने एक दिन सोचा कि इसे इंजेक्शन लगा देते हैं नशे का, और नशे का इंजेक्शन लगाने के बाद में इसके घर में हम तलाशी लेंगे। पहला इंजेक्शन लगाया तो इसे किसी प्रकार का असर ही नहीं हुआ और इसके बाद में इन्होंने दूसरा इंजेक्शन लगा दिया।
दूसरा इंजेक्शन लगा दिया। इसके बाद में उस लड़के को, अब्दुल तलाल मेहंदी को ओवरडोज हो गया और ओवरडोज होने के बाद में ये लड़कियां जाकर के इसके घर में वीज़ा और पासपोर्ट ढूंढती हैं, बहुत मेहनत और मशक्क़त करती हैं, लेकिन वीज़ा और पासपोर्ट दोनों चीज़ें नहीं मिलती हैं। जब दोनों चीज़ें मिलती नहीं हैं तो वापस आती हैं और पता लगता है, उसे जब देखती हैं तो पता लगता है कि ये मर चुका है और वो लड़का ओवरडोज नशे की दवा देने के कारण मर चुका था। अब ये लोग बहुत ही घबरा जाती हैं। दोनों लड़कियों ने मिलकर के उस लड़के को टुकड़ों में करके और एक छोटे से ड्राम में भर करके, टब में भर करके और पानी के टंकी में फेंक देती हैं। किसी को धीरे धीरे पता लगा और पता लगने के बाद में उसके परिवार वालों को पता लगा मेहंदी के कि उस लड़के की लाश जो पानी की टंकी में है उसे निकलवाया गया, पता लगाया गया। पुलिस की छानबीन के बाद में निमिषा प्रिया को और हनान को, दोनों को पकड़ लिया जाता है। दोनों पकड़ने के बाद में निमिषा प्रिया को 30 दिसंबर 2024 का जो समय होता है वो एक फाइल जाती है प्रेसिडेंट के पास, वहाँ का जो राष्ट्रपति है, तो बताया जाता है कि राष्ट्रपति के पास जो फाइल गई थी उसमें निमिषा प्रिया जो होती है उसका केस कम से कम 3 से 4 साल से चल रहा होता है और निचली अदालत से लेकर के ऊपरी अदालत तक सब जगह पर उसने अपनी अर्जी और अपनी अपील जाहिर कर चुकी थी, लेकिन कहीं से हुई उसकी मौत की सज़ा जो होती है, सज़ाए मौत होती है, वो खारिज नहीं हो रही थी। वो मौत की सज़ा उसकी बरकरार है। जब 30 दिसंबर को 2024 को राष्ट्रपति के पास जाती है तो राष्ट्रपति भी 2 काम कर सकता था या 3 कर सकता था। राष्ट्रपति के हाथ में ये होता है कि या तो वो सज़ा को माफ़ कर सकता है, या सज़ा कम कर सकता है, या सज़ा बरकरार रख सकता है। निमिषा प्रिया की सज़ा उसने बरकरार रखी, न खारिज की और न माफ़ की। निमिषा प्रिया की सज़ा बरकरार रखी क्योंकि वहाँ का जो शरिया कानून है उसका कानून का बस सीधा फंडा है कि मौत का बदला मौत है, खून का बदला खून है। अगर किसी के तुमने जान ली है तो आपकी जान जाएगी, यही कानून है वहाँ का। धोखे से किसी प्रकार से इससे हो गया है। अब निमिषा प्रिया बहुत परेशान है। उसकी जो माँ है केरल से जाकर के वहाँ पर कम से कम इधर 1 साल से वहीं पर डेरा जमाए हुए है और अपनी बेटी को बचाने की भरपूर कोशिश कर रही है, लेकिन किसी भी प्रकार से वो हासिल नहीं हो पा रहा है कि वो बच जाए। दरअसल अब घर वाले जो होते हैं, उसके परिवार के लोग हैं, उसके पास 3 ऑफर दिए जा चुके हैं और वहाँ पर ऐसा होता है, यमन की सरकार जो है वहाँ पर ये होता है कि आपको अगर वो परिवार के लोग माफ़ कर दें तो आपको माफ़ी मिल जाएगी और माफ़ करने के बदले जो कीमत चुकानी है वो आपको चुकानी पड़ेगी। कीमत चुकाने में 3 चीज़ें होती हैं कि या तो उसके परिवार का कोई व्यक्ति बीमार है तो दुनिया में कहीं भी इलाज हो और उसे आपको करवाना पड़ेगा तो आपको माफ़ कर दिया जाएगा। दूसरा यह होता है कि वो किसी भी देश में जाकर के बसना चाहें तो उस देश में जाकर के बस जाएं, रह जाएं और उसके जाने का पूरा खर्चा वो लोग उठाएंगे। तीसरा होता है कि वहाँ के अमेरिकन $10,000 मौत पर $10,000 का आपको जुर्माना देना पड़ेगा परिवार के सदस्यों को। $10,000 की बात करें तो इंडियन रुपीज़ में कम से कम 8.5 करोड़ की संपत्ति होती है, रकम होती है। अगर इस रकम को लेकर के वो लोग माफ़ कर देते हैं तो निमिषा प्रिया को माफ़ी मिल सकती है, वरना निमिषा प्रिया को माफ़ी नहीं मिल सकती है। और अगर माफ़ी नहीं मिल सकती है, अभी 4 से 5 दिन है, अगर कोई समझौता नहीं होता है तो निमिषा प्रिया के साथ बहुत बुरा होगा। सजाएं मौत होगी और मौत की सज़ा ये होगी कि उसे कंबल में लपेट करके, जो वहाँ का कानून है उस हिसाब से उसे कंबल में लपेट करके और गोलियों से भून दिया जाएगा। बहुत ही दुखद उसके लिए ये जो सूचना है, जो अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है, बहुत ही दुखद है। ऐसा उसके साथ ना हो सकता है सरकार का कोई भी जो उस पर प्रभाव है वो जाहिर हो जाए या कोई अन्य सरकार उस पर दबाव बनाए, ऐसा हो जाए या परिवार के लोग अभी समझ जाएं और समझौता हो जाए उनका। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो बहुत ही बुरा होगा। खैर, हम तो उम्मीद करेंगे और हमारे पूरी भारत सरकार के और भारत के जो भी निवासी हैं, जो इस वीडियो को सुनेंगे उसके सुरक्षित रहने की और उसके बचाव के लिए कामना करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद। लेकिन अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे वीडियो आपको नई नई जानकारियाँ मिलती रहेंगी। वैसे इस कहानी से आप लोगों को किसी प्रकार से परेशान करना नहीं है, बस इस कहानी सुना करके आप लोगों को बस ये बात बतानी थी कि हमारे भारत की एक केरल की जो लड़की है उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। उम्मीद करेंगे, कामना करेंगे कि
किसी भी प्रकार से उसका बचाव हो जाए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।